हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए है ना। असाइनमेंट में मैंने आपको भेज दिया है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपको जो असाइनमेंट दिया गया उसको आप कंप्लीट कीजिएगा फॉर प्रैक्टिस पर्पस, ठीक है। अभी जो है हम लोग बेस थ्योरम को देखते हैं, ठीक है। सो बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों रिलेटेड है, बट ऑब्वियसली दोनों का एप्लीकेशन डिफरेंट कंडीशंस में होता है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। वही वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मान लीजिए कि ये बैग वाला जो क्वेश्चन था, कि हमारे पास तीन बैग है, बैग वन, बैग टू और बैग थ्री। इसमें मान लीजिए सर्टेन नंबर्स ऑफ रेड, 5 रेड बॉल हैं और 3 ब्लैक ब्लू बॉल है, और इसमें 8 रेड बॉल है और इसमें 7 ब्लू बॉल है। इसमें 3 रेड बॉल है और 8 ब्लू बॉल है, सपोज। अब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसा इस पे बनेगा? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का इस पे कैसा क्वेश्चन बनेगा? अब आप देखिए कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कैसा क्वेश्चन बनेगा कि मान लीजिए कि हमने अ बॉल इज ड्रोन, एक बैग सेलेक्ट किया गया एंड अ बॉल इज ड्रोन। अब हमको ये नहीं पता कि किस बैग से, है ना। अ बॉल इज ड्रोन, देन what is the probability that it is रेड बॉल और ब्लू बॉल कोई भी। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये रेड बॉल आएगा? तो ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, क्यों रेड बॉल के होने से बैग वन भी होगा, बैग टू भी आ सकता है, बैग थ्री भी आ सकता है। तो ये आपके इवेंट हो गए E1, E2, E3, और ये आपका क्या हो गया ए। तो ए की जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी तो वो आपका क्या है? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब अगर क्वेश्चन को हम ऐसे पूछें, ये तो हो गया थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कैसा क्वेश्चन रहेगा, है ना। जब ए की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो ऑब्वियसली वो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब आते हैं दूसरा टाइप पे, बेस थ्योरम का कैसा क्वेश्चन होगा इस पे। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं कि सपोज अ बॉल इज ड्रोन एट रैंडम, है ना, फ्रॉम द चूजन बैग, फ्रॉम द चूजन बैग, and it is found to be red, and it is found to be red, then what is the probability that it is from back to? तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बैक टू से आया है? तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन तो वैसे ही रखते हैं, ए है यानी कि रेड बॉल है, और रेड बॉल जो है वो E1 से भी हो सकता है, बैक टू से भी आ सकता है, बैक थ्री से भी आ सकता है। ये बैक वन हो गया, ये बैक टू हो गया, और ये बैक थ्री हो गया। लेकिन अब आपको ये गिवन हो गया, तो ये तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अब नहीं रहा, क्योंकि ये गिवन हो गया ए, ये आपका ए हो गया, बॉल इज रेड। अगर आपको ये गिवन होकर किसी इवन की प्रोबेबिलिटी निकालने बोल दे तो वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। यानी कि बेस थ्योरम में क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, गिवन क्या है, बॉल इज रेड, आपसे क्या पूछा गया है, E2 की प्रोबेबिलिटी। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट द बॉल इज रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? अब बेस थ्योरम का हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। सो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? ऊपर में मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 डिवाइडेड बाई ए का प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग ऑलरेडी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से जानते ही हैं, तो इसका फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए टू। सो ये मेरा जो बना अभी जो फॉर्मूला बन के आया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू गिवन ए, ये मेरा बेस थ्योरम है। यानी कि बेस थ्योरम में क्या है, जब किसी इवेंट की E1 E2 E3 में से किसी एक का आपको प्रोबेबिलिटी निकालने बोल दे विथ गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो वो जो केस बनेगा ना वो मेरा बेस थ्योरम का बनेगा। तो अब आप देखिए इस इन सारे क्वेश्चंस को अब इसका डायग्राम अगर हम बनाएं, बहुत सारे इवेंट अकर हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं E1 E2 E3 En। चलिए मैं नाम दे दे रहा हूँ, फाइनाइट कर दे रहा हूँ, एन तक नहीं जा रहा हूँ, 5 E6 E7। और ए एक ऐसा इवेंट है जिसके होने से सारे इवेंट होते हैं, है ना। तो अगर आपसे पूछ दे कि ए हो चुका है, ए ऑलरेडी गिवन दे दे आपको, और आपसे किसी EI की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ दे, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे अगर पूछ दे, तो ये बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर आपका चला गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन ए। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI, यानी कि इसको आप रिवर्स कर दीजिए, याद रखने का तरीका, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ए का प्रोबेबिलिटी तो ऑलरेडी आपको याद है बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। ये तो हो गया न्यूमरेटर ऑलरेडी। डिनोमिनेटर में क्या होगा, इसी चीज को 1 से लेकर 7 तक है तो 7 तक लिख दीजिए, ए गिवन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E7। ये जो बना ये मेरा क्या बना, बेस थ्योरम बना। ये जो फॉर्मूला आया प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन ए, ये जो फॉर्मूला मेरा बना ना, ये फॉर्मूला जो मेरा बना ये किसका फॉर्मूला बना, बेस थ्योरम का फॉर्मूला बना। ठीक है, तो सिंपल है। अब इस पे बेस जो हमारा क्वेश्चन उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इस पे बेस जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में इस पे बेस बहुत सारा क्वेश्चन है, यही चीज आपकी बुक में ही बताई हुई है। देखिए बेस थ्योरम को यहाँ डिराइव किया हुआ है ना, बेस थ्योरम ऑलरेडी यहाँ डिराइव किया हुआ है आपका। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में देखिए बेस थ्योरम क्या है, E1 E2 En आर नॉन एम्प्टी इवेंट विच कंस्टिट्यूट अ पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस, है ना, एंड दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, ये ऑलरेडी हमको पता है, और ये एग्जॉस्टिव इवेंट भी है। तो अगर आपसे ये पूछे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन है, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। ऊपर में इसको हमने रिवर्स करके कर दिया था, और नीचे में क्या है आपका थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। देखिए इसको कंडीशन, इसका प्रूफ किया, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई किया है ना। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा ये मेरा कौन सा फॉर्मूला बनेगा, बेस थ्योरम का। बेस थ्योरम ऑफ और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या अंतर है वो आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये अगर आपको डिफरेंस ध्यान नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा फिर। अब इस पे बेस्ड हम लोग चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग मान लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, मैंने बोला देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन है, आपको याद रखने पड़ेंगे क्वेश्चंस। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेस इट। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसमें आंसर या तो स्टूडेंट जानेगा या तो गेस करेगा। 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, 3/4 चांस है कि वो आंसर को जानता है, एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेज इट, और 1/4 चांस है कि वो गेस कर देगा, है ना। सो एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेसेज आंसर विल करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4, और जो स्टूडेंट मान लीजिए गेस करके दे रहा है तो उसका आंसर सही होने का प्रोबेबिलिटी सिंपल है 1/4। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है, स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट जो है आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है, स्टूडेंट नोज द आंसर, नोज द आंसर। अब आप इसको थोड़ा सा डायग्राम से देखिए तो स्टूडेंट आंसर जानता है, इसकी दो पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना। क्या इसकी दो पॉसिबिलिटी, अगर आप पूरे क्वेश्चंस को अगर चलिए यहां से तो साफ पता चला है ना, अगर हम क्वेश्चन को ना देख के बनाए, अगर सिंपल डायग्राम बनाए तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
स्टूडेंट या तो आंसर जानता है या तो नहीं जानता है। नोज द आंसर और डज नॉट नो द आंसर, है ना। डज नॉट नो द आंसर, अगर आंसर जानता है तो वो करेक्टली आंसर दे देगा, है ना। और अगर आंसर नहीं जानता है तो दो पॉसिबिलिटी, आइदर करेक्टली देगा या इनकरेक्टली देगा। आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई, ये पूरा डायग्राम होगा इसका। अब आप देखिए आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, है ना। गिवन दैट आंसर्ड इट करेक्टली, और गिवन क्या है, आंसर जो है वो करेक्टली दिया गया है ना। सो अब आप देखिए स्टूडेंट नोज द आंसर, ये यहां से दो ब्रांच निकल रहे हैं, तो ये मेरा ए का काम करेगा और ये मेरा किसका काम करेगा, इवन, सॉरी ये ए का काम नहीं करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर डायग्राम हम देखेंगे तो क्या बोल रहा है, गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। गिवन क्या है, आंसर करेक्टली दिया गया, तो ये दो चीज हमारे अंदर आ रही है ना। इनकरेक्ट वाला हमको नहीं देखना है, हमको इनकरेक्ट नहीं देखना है, यानी कि करेक्टली आंसर जो है वो देख दो केस में आ सकता है, या तो नोज द आंसर या गेस द आंसर। ये डज नॉट नो का मतलब क्या है, गेस करना ना। डज नॉट नो का मतलब क्या है, गेस द आंसर। तो ये मेरा देखिए डायग्राम बन गया। इसका मतलब ए मेरा क्या हो गया, करेक्टली नो द आंसर, करेक्टली उसने आंसर दिया है। और ये इवन यानी कि वो आंसर जानता है तब भी करेक्टली दे सकता है, गेस करता है उस केस में भी वो आंसर दे सकता है। अब आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि स्टूडेंट नोज द आंसर, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है और ये गिवन है, करेक्टली उसने आंसर दिया है। इसका मतलब ये किसका क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे बनेगा, जस्ट वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला। तो हम पहले क्या करते हैं, E1 E2 ये सारी चीज मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो E1 क्या होगा, इस केस में E1 क्या होगा, E1 होगा हमारा E1, आप देखिए कि E1 होगा स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर, है ना। E2 क्या होगा, स्टूडेंट गेस द आंसर, है ना, स्टूडेंट आंसर को गेस किया। ए क्या हो गया, स्टूडेंट जो है उसने आंसर करेक्ट दिया है ना, उसने करेक्ट आंसर किया है। स्टूडेंट जो है उसने आंसर करेक्टली किया, स्टूडेंट हैज आंसर्ड करेक्टली, आंसर्ड करेक्टली, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा गया है E1 का, और गिवन क्या है ए। आपसे जो आंसर पूछा गया है वो किसका पूछा गया है, आंसर आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट उसने सही आंसर ऑलरेडी दिया है। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो क्या होगा, इसको रिवर्स कर दीजिए फॉर्मूले के हिसाब से, ए E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई, अब सम, इन सब का सम, कितने इवेंट है, दो ही है तो दो ही सम नीचे जाएगा। सो E2 E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2, यही होगा। अब आपको ए E1 पहले बताना पड़ेगा, ए E1 है क्या। ए E1 का मतलब क्या है, उसने स्टूडेंट ने करेक्टली आंसर दिया है, गिवन दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, इसका मतलब यही है, यानी कि स्टूडेंट करेक्टली आंसर दे जब वो आंसर को जानता है। ये हो गया मेरा ए E1। और ए E2 का मतलब क्या है, ये आप लिखिएगा स्टेटमेंट, स्टूडेंट हैज आंसर्ड करेक्टली गिवन दैट स्टूडेंट गेसेस द आंसर। अब आप सबकी प्रोबेबिलिटी देखिए, E1 स्टूडेंट नोज द आंसर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है ना 3/4, स्टूडेंट 1/4 चांस है कि वो गेस करता है, तो स्टूडेंट गेसेस द आंसर 1/4, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/4, ये मेरा E1 का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ये मेरा E2 का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब आते हैं ए गिवन E1 पे, यानी कि स्टूडेंट ने आंसर करेक्टली दिया है, गिवन दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। तो अब ये देखिए इसकी इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, ये 1 हो जाएगी। क्यों 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर स्टूडेंट ने आंसर जानता है, ये गिवन है, तो स्टूडेंट ऑब्वियसली करेक्टली आंसर ही देगा ना। तो इसकी
जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 हो जाएगी। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए गिवन ए टू, यानी कि स्टूडेंट ने करेक्टली आंसर दिया है, गिवन दैट ही गेसेस द आंसर, तो गेस में वो आंसर करेक्टली दे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4। सो सिंपल है ना ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला जो चीज है इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। अ, और मेरे ख्याल से ये बहुत टफ नहीं है बेस थ्योरम, ठीक है। आपको बिल्कुल ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के जैसा ही है, ठीक है। सो मैंने एक क्वेश्चन बताया है, आप उससे क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे इसको, और ठीक है।